नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी उत्तराखंड एलटी एग्जाम की। उत्तराखंड एलटी के दोस्तों जल्दी फॉर्म आएंगे नवंबर में और मार्च 2024 में दोस्तों इसके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है यूके ट्रिपल के द्वारा। तो ऐसे में काफ़ी कम समय दोस्तों आपके पास रह गया है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सीडीपी दोस्तों इसका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 30 मार्क्स दोस्तों ये लिए हुए हैं अपने आप में। टीचिंग एप्टीट्यूड की विशेष सीरीज तो दोस्तों हमारी चल रही है शिक्षण अभिरुचि के नाम से। उसके अभी तक हमने 22 से 23 पार्ट दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। जरूर आप उन क्लासेस को देखें, काफ़ी दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको उत्तराखंड एलटी की स्पेशल दोस्तों आपको सीरीज देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर हमने टॉपिक वाइज कंटेंट आपको पहले ही प्रोवाइड करवाया। इसके बाद दोस्तों आगे भी करवाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम मॉडल पेपर्स आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पर हम आपको उत्तराखंड एलटी के पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं। इनसे दोस्तों आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका मिलेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन होगा और डेफिनेटली कहाँ कमियां हैं उनके बारे में आपको पता लगेगा। तो दोस्तों वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सीरीज दोस्तों उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि पहली बार इस एग्जाम को देंगे और उनको प्रश्नों का क्या स्तर रहता है उसके बारे में अगर आइडिया नहीं है तो यहाँ से जरूर उनको आइडिया लग जाएगा। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी दोस्तों उनको जरूर पता लगेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज वैल्यूएबल कंटेंट की सीरीज भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो आज दोस्तों पार्ट नंबर 8 ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जरूर इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके बाद अंत में जरूर कितना आपने स्कोर किया वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं उत्तराखंड मॉडल पेपर 2024। इसी नाम से दोस्तों हम इस सीरीज को चला रहे हैं क्योंकि दोस्तों 2024 में ही आपका एग्जाम होगा और इसमें दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का? क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? पिछले बार काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर इंग्लिश में नहीं है कंटेंट, तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी कंटेंट लेकर आए हैं। फैमिली इज अ मीन्स इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन? क्या इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार। देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है जो शिक्षा दोस्तों आप स्कूल में जाकर ग्रहण करते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित सिलेबस होता है, ठीक है ना, एक निश्चित समय सारणी होती है। ओके, इसके अलावा शिक्षण विधियां होती हैं निश्चित। सभी चीजें दोस्तों आपकी एक निश्चित होती है और इसके अलावा निश्चित समय भी होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ नहीं होता ऐसा, ना कोई निश्चित पाठ्यक्रम, ना कोई निश्चित समय, ना कोई समय सारणी, कुछ इसमें दोस्तों इस तरह से नहीं होता है। आप इनफॉर्मल एजुकेशन सबसे पहले अपने परिवार के माध्यम से ही दोस्तों लेते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के और भी कई सारे दोस्तों साधन हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों परिवार ही है, उसके बाद दोस्तों समाज है, आपकी मित्र मंडली है जिसके संग आप घूमते हो, ठीक है, मित्र मंडली। इसके अलावा दोस्तों आपका रिलीजन, धर्म, खेल के मैदान, प्रकृति, ये दोस्तों सभी इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, जीवन पर्यंत तो दोस्तों आप यहाँ पर सीखते रहते हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपने समझना है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या बेसिक डिफरेंस है और इसके क्या क्या साधन होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? कमिंग आउट ऑफ द शेडो ऑफ पेरेंट्स एंड लाइकिंग द कंपनी ऑफ द फेलो चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू फ्रॉम एडोलेसेंस, फ्रॉम प्री एडोलेसेंस, फ्रॉम लेट चाइल्डहुड या फिर फ्रॉम इन्फेंसी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्व किशोरावस्था। देखिए वैसे तो आंसर इसका किशोरावस्था है, लेकिन यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली
कि पूर्व किशोरावस्था दिया हुआ है, तो फ्रॉम प्री एडोलेसेंस इसका राइट आंसर है। किशोरावस्था दोस्तों ये जो अवस्था है चलती है 13 से लेकर 21 साल तक की आयु में। और इसमें दोस्तों आप जो किशोरावस्था है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक पूर्व है और एक आपकी है उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है दोस्तों वो चलती है 13 से लेकर 16 साल तक की उम्र में, और ये चलती है 17 से लेकर 21 साल तक की उम्र में। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो जो पूर्व किशोरावस्था है दोस्तों इसका ये गुण होता है कि यहाँ पर बच्चे माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के संग, ग्रुप के संग, उनकी संगत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। किशोरावस्था दोस्तों सबसे मुश्किल एक वक्त होता है किसी भी बालक के लिए। यहाँ पर उसकी समस्याएं बहुत रहती हैं, यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा कल्पना में रहता है, कल्पनाशील रहता है। समायोजन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से करने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये किशोरावस्था के दोस्तों गुण होते हैं। तो इसमें पूर्व और उत्तर, तो पूर्व इसका दोस्तों मोर स्पेसिफिकली राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनोचित्रण का संदर्भ है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइंड मैपिंग इज अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, मन का चित्र खींचना या फिर मन के कार्य का अन्वेषण। The context of mind mapping is a technique to increase comprehension, action plan for risky work, drawing a picture of the mind या फिर exploration of the working of the mind। तो बहुत दोस्तों अच्छा प्रश्न है मनोचित्रण। मनोचित्रण का दोस्तों सिंपल सा मतलब है मन के कार्य का अन्वेषण। देखिए मन के कार्य का आप जब अन्वेषण करते हैं दोस्तों वही कहलाता है मनोचित्रण। आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि दोस्तों हमारे मन में रेंडमली कई सारे विचार होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना ही दोस्तों मनोचित्रण कहलाता है, जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से मिल सके। ये जस्ट लाइक दोस्तों जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है या आपके पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मान लो दोस्तों आपके पास कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास फोटोग्राफ्स हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ्स हो सकता है दोस्तों, बुक्स हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास मूवीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अभी मूवीज़ भी दोस्तों अलग तरह की होती है, हॉरर है, मान लेते हैं एक्शन मूवी है, या फिर दोस्तों आपके पास रोमांटिक मूवी है, कॉमेडी मूवी है, ठीक है ना। ऐसी बुक्स भी अलग अलग टाइप की होती है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, मैथ्स की अलग है, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने दोस्तों इन बुक्स को यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर रेंडमली दोस्तों अरेंज कर रखा है। अब आपको किसी दिन आपको मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए मैथ्स की, और आपके पास यहाँ पर फोल्डर में मैथ्स की 25 तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं, तो आप उस पर्टिकुलर बुक्स को आपके लिए ढूंढना कितना मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि रेंडमली दोस्तों ये अरेंज है, इनका कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोस्तों कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाए इस तरह से कि पहले आपके पास एक दोस्तों बुक का फोल्डर है, फिर बुक के अंदर आप दोस्तों अन्य सब फोल्डर बनाए कि भैया मैथ्स का ये फोल्डर है, इसके बाद मैथ्स के बाद फिजिक्स का फोल्डर है, ये केमिस्ट्री का फोल्डर है, फिर मैथ्स के बाद भी दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर बुक का, जैसे मान लेते हैं एलजेब्रा है तो उसका अन्य फोल्डर बनाएं। एलजेब्रा के अंदर भी दोस्तों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों आप धीरे धीरे करके अपने टारगेट में पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। लेकिन रेंडमली दोस्तों उसको जो ढूंढना है बड़ा मुश्किल रहेगा। तो यही दोस्तों ब्रेन मैपिंग की भी टेक्निक होती है। हमने दोस्तों क्या करना होता है, अपने विचारों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है फोल्डर बाय फोल्डर, सो दैट वी कैन रीच टू अवर सॉल्यूशन। लाइक दोस्तों अभी आपके दिमाग में एक फोल्डर है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपके लिए। एक इस समय पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एलटी परीक्षा। ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा मेन फोल्डर है, ठीक है। अब एलटी परीक्षा को दोस्तों क्रैक करने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट मान लेते हैं मैं गणित मानता हूँ, तो जैसे मुझे गणित भी चाहिए और मुझे फिजिक्स भी आनी चाहिए, यानी कि भौतिकी आनी चाहिए, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई फलाना टॉपिक है अभिवृत्ति, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड। इसके अलावा दोस्तों अभिरुचि है। अब इसके अंदर भी दोस्तों आपके क्या होंगे, सब टॉपिक्स होंगे। तो कहने का मतलब है धीरे 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 करके मैं ये ब्रेन मैपिंग करके दोस्तों मैं अपने सॉल्यूशन पहुंच जाऊंगा। अब मुझे अभिवृत्ति का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत अच्छे से पहले इसको क्लियर होना चाहिए। इसको मैं बार बार याद करूंगा, कोशिश करूंगा कि दोस्तों इसको मैं रिवाइज करूं। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा फिर इससे संबंधित दोस्तों मैं प्रश्न अपने आप से पूछूंगा। जितने ज़्यादा मेरे अपने मैं प्रश्न पूछूंगा उतने ही दोस्तों मेरे आंसर्स मुझे याद रहेंगे। तो ये दोस्तों एक ब्रेन मैपिंग टेक्निक होती है, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और इस पैटर्न की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
आपने किया क्या है कि जितने भी आपके मन में विचार है, जो भी आपने दोस्तों चीजें सीखी हैं, उनको दोस्तों आपने फोल्डर में रखते हुए चले जाना है। ठीक है, अब एग्जाम में जनरली यही होता है ना कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपके दिमाग में हजारों विचार एक साथ घूम रहे होते हैं। आपको लगता है यार इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रेंडमली एक इधर से उधर होते हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। फोल्डर बाय फोल्डर अगर आप चलते चले जाएंगे तो फिर आप अपने सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे और आप फाइनल आंसर वो टिक कर देंगे। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं मनोचित्रण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकी विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम सूचना एक व्यक्ति की मूल वृत्तियां, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन द नेचुरल न्यूट्रिशन डिबेट? The environment around us, biological characteristics or hereditary information, a person basic instinct, complex forces of the physical and social world। ठीक है ना? तो प्रकृति पोषण विवाद दोस्तों बहुत पहले से चला आ रहा है। दोस्तों सिंपली है कि किसी भी मानव के या किसी बालक के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब वृद्धि और विकास में किसका ज्यादा योगदान है? उसके जीन का या फिर उसके वातावरण का? इसी को दोस्तों हम बोलते हैं प्रकृति पोषण विवाद। जो जीन होता है दोस्तों वो आपका प्रकृति से संबंधित है और जो आपका वातावरण है दोस्तों वो आपके पोषण से संबंधित है। तो प्रकृति यानी कि जीन यानी कि जैविकीय विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। इसका मतलब ये है कि जो हमें हमारे जीन जो हो के हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर हुए हैं उनका हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा इफेक्ट होता है, या फिर जो वातावरण है यानी कि जो हमारे आसपास का जो पूरा सिनेरियो है वो हमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमारे आसपास का वातावरण ये रिलेटेड है न्यूट्रिशन से, और जबकि प्रकृति दोस्तों किससे संबंधित है? हमारी जैविक विशेषताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल? ठीक है, क्लाइंब, होपिंग, रन या फिर राइट। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है दोस्तों लिखना। ठीक है, देखिए आपके जो गतिक कौशल है, देखिए ये भी दोस्तों वृद्धि और विकास से संबंधित है। गतिक कौशल, गतिक कौशल को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये मोटर स्किल्स है गतिक कौशल दोस्तों, एक होती है फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, दूसरा होता है दोस्तों ग्रॉस या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? स्थूल गतिक कौशल। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि पहले हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका ज्यादा विकास होता है, और फाइन का मतलब ये है कि छोटी मांसपेशियां हमारे, यानी कि पहले दोस्तों हम चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये सब सीखते हैं, लिखना, पेंटिंग करना, राइटिंग। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सिंपल सा आपने समझना है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का गतिक कौशल है जो कि सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, शारीरिक यानी कि फिजिकल, नैतिक यानी कि मोरल, या फिर गामक यानी कि मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है नैतिक। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग है दोस्तों, इन्होंने डेवलपमेंट के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने क्या किया था? 10 से 16 साल के आयु के बच्चों के जितने भी इन्होंने फैक्ट्स थे उनका विश्लेषण किया, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत दोस्तों इन्होंने निकाला। ठीक है ना, इन्होंने सिंपली ये बोला कि जब भी कोई बालक है, अगर उसको नैतिक संघर्षों का जब सामना करना पड़ता है तो उसका फाइनल डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि अंतिम निर्णय इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसकी जो नैतिकता है या फिर उसकी जो तार्किकता है, नैतिकता की जो तार्किकता है यानी कि उसकी जो लॉजिकल है, वो ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है।
और इसी नैतिक तार्किकता के आधार पर दोस्तों इन्होंने 3 लेवल बनाए थे, जिसके बारे में दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया है। जो 3 लेवल हैं वो कौन कौन से हैं, इनको दोस्तों हम जनरली हम नैतिकता के स्तर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक होता है लेवल ऑफ प्री कन्वेंशियल लेवल, ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। इसके बाद था लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, इसको हम जनरली बोलते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ठीक है। और इसके बाद आता है लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, मोरालिटी, ठीक है। ये नैतिकता के दोस्तों इनके स्तर है। तो लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल या मोरालिटी, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी या और लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये दोस्तों इन्होंने जनरली कितने से कितने वर्ष के लिए देखा, ये भी देख लेते हैं, 4 से 10 साल के लिए। ये जो था दोस्तों आपका 10 से 13 साल के लिए, और जबकि ये जो लेवल है दोस्तों ये एक्चुअली ये जो बड़े बच्चों में 13 से ऊपर के बच्चे, 13 से 16 साल मान लीजिए, 13 से 16 ऊपर तक के बच्चों के लिए दोस्तों ये लेवल होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका है नैतिकता का स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। जो प्रगतिशील परिवार होते हैं यानी कि प्रोग्रेसिव फैमिलीज, उसमें बच्चों में कौन सा प्रेरक ज्यादा प्रबल होता है, संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या फिर आक्रामकता। विच मोटिवेटर्स इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन चिल्ड्रन इन प्रोग्रेसिव फैमिलीज, ठीक है ना। एफिलिएशन, क्यूरियोसिटी, अचीवमेंट या फिर एग्रेशन। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो प्रगतिशील परिवार हैं उसमें क्या होगा दोस्तों, उपलब्धि, ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है भाई प्रगतिशील व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, कि जो हमेशा परिवर्तन और प्रगति में रुचि रखते हैं, ठीक है, नए तरीके से सोचना हमेशा पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कि भाई प्रगतिशील शिक्षा, ठीक। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या है कि बालक के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करो जिसमें बालक को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर मिल सके, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही संबंधित दोस्तों आपका क्या है, प्रगतिशील परिवार है। अब प्रगतिशील परिवार में दोस्तों क्या होगा कि उपलब्धि प्रेरक इन प्रेरकों की अपेक्षा ज्यादा अधिक प्रबल होगा, ठीक है। मतलब एक तरह से उच्च स्तर या फिर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ये मानकों को प्राप्त करने की इच्छा को दोस्तों दर्शाता है, यानी कि बालक की उपलब्धि ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो माँ बाप हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे बच्चे को वैसा एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि उसको उपलब्धि मिल सके, ठीक है। अब जैसे बाकी यहाँ पर बात आ रही है जिज्ञासा तो मतलब यह है कि आपकी आवश्यकता या फिर इच्छा है उससे दोस्तों ही ज़्यादा संबंधित होता है, मतलब कि जिससे कि आपके अंदर खोजपूर्ण का व्यवहार आता है। बाकी जैसे आक्रामकता है तो दोस्तों ये एग्रेशन है, एग्रेशन का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से दोस्तों संबंधित है, तो ये आक्रामकता दोस्तों ये उससे संबंधित है। जबकि संबंधन दोस्तों सिंपल है कि अन्य मनुष्य की आप तलाश कर रहे हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दोस्तों उनके करीब होना ही दोस्तों क्या कहलाता है, संबंधन कहलाता है। तो उपलब्धि फैक्टर दोस्तों ज्यादा अधिक प्रबल होता है प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर में से कोई नहीं। गिलफोर्ड हैज यूज्ड द टर्म कन्वर्जेंट थिंकिंग इन द सेम सेंस, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी या फिर नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों जो गिलफोर्ड है इन्होंने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग है दोस्तों वो बुद्धि के संदर्भ में दिया है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोस्तों ये यहाँ पर दो तरह की थिंकिंग इन्होंने बताई, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग दोस्तों सिंपली आपकी इन्होंने इस संदर्भ में बताया क्योंकि जैसे कि भैया आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप एक सही समाधान पे पहुंच जाएंगे और उसके लिए दोस्तों आप जो पहले से ही जो चले आ रहे हैं तार्किक जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे और आप इसके लिए
सिंपली अपने सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। तो ये दोस्तों बुद्धि से संबंधित इन्होंने बोला है, ये बुद्धि आपकी अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आती है, इसमें क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी सॉल्यूशन के लिए अगर आप डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो वहां पर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी दोस्तों आ जाती है। तो इसको दोस्तों इन्होंने सृजनात्मकता के बराबर माना है। तो बुद्धि एक्चुअली अभिसारी चिंतन के अंतर्गत इन्होंने माना है, और जबकि रचनात्मकता या सृजनात्मकता को अपसारी चिंतन के बराबर माना है। क्योंकि अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कि प्रतिभाशाली बालकों में होती है दोस्तों, की एक समस्या के समाधान के लिए कई तरीके अपनाना, पूरी चारों तरफ दिशाओं में सोचना, तो वो आपका क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। तो ये क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, टीपी नन, स्पेंसर या फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, propounded the kindergarten system of education, who propounded the kindergarten system of education, टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है, इसका फ्रोबेल है, ठीक है ना। शिक्षक की किंडरगार्टन पद्धति यानी कि बालवाड़ी, बालकों का बगीचा, ठीक। तो फ्रोबेल के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया, ठीक है। जर्मनी के थे ये और पेस्टोलॉजी के शिष्य थे दोस्तों ये, ठीक है। और इनके द्वारा ही दोस्तों फ्रेडरिक फ्रोबेल, इनके द्वारा दोस्तों ये विकास किया गया इस पद्धति का दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो बच्चे हैं उनको ये बोला कि इनको स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की यहाँ पर बात चल रही है, इनको खुद ही स्वयं सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। ओके, शिक्षा को बाल केंद्रित किया जाना चाहिए, बालकों में स्व विकास की इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट की बात कही। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। शिक्षकों से उन्होंने बोला था कि बालकों में किसी भी तरह से उनके आंतरिक विकास में किसी भी तरह के हस्तक्षेप ना करें, प्रेम पूर्वक सहानुभूति व्यवहार रखते हुए बालकों को पूरी स्वतंत्रता दिए, स्वतंत्र वातावरण में उनको सीखने का अवसर प्रदान करें। तो ये हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसको क्या बोलते हैं। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या फिर स्मृति। फेलियर टू रिमेंबर और रिकॉल व्हाट हैज बीन लर्नड इज नोन एज रिकॉल अगेन, ऑब्लिवियन, सिंपैथी या फिर सिमोरेशन, ठीक है। या आप इसको सिंपली क्या बोलेंगे, मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हैं। सो कॉमेमोरेशन, सो स्मृति है भैया या फिर पुनः स्मरण है, विस्मृति है, संवेदना है या फिर स्मृति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसको सिंपली बोलेंगे विस्मृति या विस्मरण भी कह सकते हैं, या फिर आप दोस्तों सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉरगेटिंग भी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको जो आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग्स में दोस्तों आपको बताया था कि स्मृति स्तर का चिंतन है ना, बोध स्तर का और इसके अलावा चिंतन स्तर का दोस्तों शिक्षण मैंने आपको बताया था। तो उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी में ही दोस्तों हमने आपको बताया था कि भाई किस तरह से आप विस्मरण करते हैं, फॉरगेटिंग, ठीक है। सीखी हुई बात को दोस्तों अगर आप स्मरण नहीं कर पाते यानी कि आप उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, यानी कि उसको विस्मृति बोला जाता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्मृति बोलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट, सिंबल एंड साइन, लैंग्वेज, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शंस आर इनहेरेंट इन। अनुकूलन, प्रेरक प्रेरी, पेशी विकास, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस। तो रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट्स, सिंबल, साइन, लैंग्वेज, ये सभी दोस्तों आपके थॉट प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। एडेप्शन यानी कि आपने पर्यावरण के संग अनुकूलन करना है, आपने समाज के संग आपने समायोजन करना है, ठीक है। ये तो आपके दोस्तों केवल और केवल फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये भी दोस्तों आपके केवल और केवल हम कह सकते हैं कि केवल बौद्धिक से संबंधित, ठीक है। लेकिन जो विचारात्मक प्रक्रिया है दोस्तों वो आपको सभी को लिए हुए।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि जो असेसमेंट है, आकलन है सीखने का, वो किस पर फोकस करता है छोड़ के, मतलब कि किस पे फोकस नहीं करता है। सिंपली आपने आंसर देना है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टूडेंट नीड्स, उस पर दोस्तों ये ध्यान नहीं देता है। जब हम लर्निंग का हम असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम यही देखते हैं कि दोस्तों विद्यार्थियों के द्वारा क्या क्या त्रुटियाँ की जा रही हैं, विद्यार्थियों के लिए अधिगम शैलियाँ, यानी कि वो पढ़ाई को किस प्रकार करते हैं, सीखने की कौन सी शैली का उनका प्रयोग किया जा रहा है, उनकी कैपेबिलिटी को दोस्तों यहाँ पर मेजर किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट की जो आवश्यकताएं हैं उनका यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, थॉर्न, रोजर्स, विलियम्स या फिर में से कोई नहीं। द ओरिजिनेटर ऑफ समेटिव काउंसलिंग, समेटिव मतलब योगात्मक काउंसलिंग। देखिए परामर्शदाता, परामर्श के बारे में हमने आपको बताया था, परामर्श दोस्तों क्यों किया जाता है, ठीक है, तो उसी चीज को आपने ध्यान में यहाँ पर दोस्तों रखना है। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता दोस्तों कौन है दोस्तों, वो है आपके थॉर्न, ठीक है, थॉर्न इसका राइट आंसर है। थॉर्न के द्वारा ही दोस्तों जो संकलनात्मक परामर्श हैं दोस्तों इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। सो थॉर्न इसके क्या है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, ठीक है। परामर्श दोस्तों क्यों दिया जाता है, व्यक्ति को स्वयं और उसकी वर्तमान संभावित परिस्थितियों को जानने के लिए सक्षम करने की प्रक्रिया होती है ताकि वो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ठीक है। तो इसमें जो परामर्शदाता है उसके साथ साथ आपने आमने सामने संबंध और उनकी समस्याओं को हल कर सके। परामर्शदाता में दोस्तों क्या होते हैं, दो व्यक्ति आपस में बैठते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और उनका क्या दिया जाता है, उसको भविष्य में जो भी कार्य किया जाएगा उसके बारे में निदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है, इंक्लूजन इन स्कूल मेनली फोकसेस ऑन, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर या फिर संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। देखिए विद्यालय में जो समावेशन है दोस्तों ये सिंपल सा है कि जो आपके नियोग्य छात्र हैं उनको, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके उतने शारीरिक रूप से उतने योग्य नहीं हैं, ऐसे छात्रों को भी दोस्तों संपूर्ण शिक्षा देनी है, उनको बिल्कुल उसी तरह से शिक्षा देनी है जैसे कि एक सामान्य छात्र को दी जाती है, ठीक है। बट केवल और केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये नियोग्य छात्रों के लिए है, ये दोस्तों विशिष्ट श्रेणी वाले बालक हैं, उनको दोस्तों आपने क्या देना है, आपने प्रोविजन उनके लिए करना है कि जैसे कि आप इसको समझ लीजिए, मेकिंग माइक्रो प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप जैसे बाकी के जो ऑप्शन है वो केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए नहीं, समावेशन का मतलब है कि सभी को समावेश करना है और सभी को सामान्य स्तर की शिक्षा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों विशिष्ट श्रेणी वाले बालकों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माणों पर, ऑन मेकिंग माइक्रो प्रोविजन फॉर द स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अधिगम की नियोग्यता का क्या लक्षण है, भागने की प्रवृत्ति, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार या फिर अभिप्रेरणा का अभाव। सिम्टम्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, तो सिम्टम्स क्या है दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटीज के, डेफिनेटली दोस्तों अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या फिर विकारी दोस्तों आपके अधिगम की नियोग्यता के लक्षण है। दोस्तों कई सारे विकार दोस्तों हो सकते हैं अधिगम की नियोग्यता, जो कि हमने दोस्तों आपको बताया है कि जैसे इसमें आपका डिस्प्लेक्सिया आता है दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया आता है, डिस्कैल्कुलिया आता है, ठीक है, और भी डिस्ग्राफिया होते हैं दोस्तों, कई संबंधी विकार होते हैं, जैसे कि भाषा से संबंधित विकार होता है, अक्षरों से संबंधित विकार होता है, इसके अलावा लिखने संबंधी विकार होता है, पढ़ने संबंधित विकार होता है। तो दोस्तों कई तरह के विकार होते हैं जिनको के अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू द लर्नर्स, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मोर फ्रीडम टू लर्न, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म या फिर क्रिएटिज्म। तो देखिए इसका ऑब्वियसली बात है, राइट आंसर क्या है दोस्तों, सृजनशीलतावाद। क्रिएटिविटी दोस्तों आपकी
डाइवर्जेंट थिंकिंग से दोस्तों जुड़ी हुई है। तो ये आपको दोस्तों मोर फ्रीडम देता है छात्र को बाकी इन 3 की अपेक्षा। बाकी 3 भी दोस्तों स्वतंत्रता देते हैं। संरचनावाद है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, क्रियाशीलतावाद करके सीखता है, व्यवहारिक चीज़ों का व्यवहारवाद का मतलब है कि जो भी सीखा है उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग करके दोस्तों सीखता है। लेकिन जो क्रिएटिव है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा उसको फ्रीडम देता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है अभ्रसित सोच, विविध सोच, द्रव बौद्धिकता या फिर रवादार बौद्धिकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदी में टफ है लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान से समझ जाओगे। क्रिएटिविटी इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्स थिंकिंग, फ्लूइड इंटेलिजेंस या फिर डायनामिक इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डेफिनेटली इसका है डाइवर्स थिंकिंग, जिसके बारे में बताते हुए चले आ रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी है दोस्तों वो आपकी डाइवर्स थिंकिंग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया या कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन अ बिहेवियर। बहुत महत्वपूर्ण दूसरा डेफिनेशन है, फेमस डेफिनेशन है। तो इसको दोस्तों आपको मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर है स्किनर। स्किनर के द्वारा दोस्तों इसको बोला गया है। तो स्किनर की, बीएफ स्किनर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो गैने हैं निम्न में से किससे संबंधित हैं? गैने इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अधिगम का श्रेणीकरण, हिरार्ची ऑफ लर्निंग, अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर लर्निंग मैनेजमेंट। तो गैने के द्वारा के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अधिगम का श्रेणीक्रम किया गया था इनके द्वारा दोस्तों। तो इनके द्वारा 8 श्रेणियां दोस्तों बनाई गई थी, जिसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिसमें सबसे पहले सांकेतिक सीखना आता है, फिर उद्दीपक अनुक्रिया सीखना आता है, फिर सरल श्रृंखला के तहत सीखना आता है, फिर शाब्दिक सहचर्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद नियम और फिर समस्या समाधान। तो दोस्तों इनके द्वारा 8 एक तरह से श्रेणियां बनाई गई हैं। तो अधिगम के श्रेणीकरण के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अभिप्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अ टीचर कैन एनहेंस लर्निंग बाय। सबसे पहले विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी कि हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट। अभ्यर्थियों से एक रूपता स्तर यानी कि मेंटेन द कंसिस्टेंसी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने यानी कि डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। और विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षा रखने यानी कि हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या है कि दोस्तों अभिप्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक है वो अगर दोस्तों विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखेगा यानी कि हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट, तो ये दोस्तों उनसे उनकी लर्निंग को इनहेंस कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। यानी कि आपने अभिप्रेरणा देनी है बच्चों को तो आप केवल उनसे रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक अपेक्षाएं रखें, कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। ठीक है, किसी प्रकार की अपेक्षा न करना ये भी दोस्तों सही नहीं है। मेंटेन द कंसिस्टेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज राइट। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे और आपको आगामी परीक्षाओं में जरूर हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।